नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने, नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डर्टी कंट्री क्यों कहा? भारत में ऐसा क्या है खराब कि वो उसे डर्टी कंट्री कह रहा है और हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे? योगी आदित्यनाथ को क्या इस देश में शांति, अमन, चैन बर्दाश्त नहीं है कि वो कहते हैं कि चूहे बिलबिलाते हैं लेकिन दुस्साहस नहीं कर पाते? 8 साल में कोई दंगा नहीं हुआ तो बहराइच में क्या हुआ था, कासगंज में क्या हुआ था, सहारनपुर में क्या हुआ था, और ऐसे ही तमाम सारे जिले हैं। बहरहाल बात यहां पे आएगी कि नरेंद्र मोदी क्या आरएसएस से वक्फ बोर्ड बिल लाने क्या गाइडलाइन लेके आए हैं, और इसीलिए बिल्कुल जिसे कहते हैं एकदम से पलटी मारना, और पलटी मार करके औरंगजेब की कब्र को लेकर के, मकबरे को लेकर के बदले हुए बयान भैया जी जोशी ने दिए थे। ये सारी चीजें, बहरहाल इसी पर आपसे बात करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत एक डर्टी कंट्री है। उसने 15 देशों को डर्टी कंट्री की श्रेणी में रखा है और उनमें भारत जिसको हम कहते हैं मेरा भारत महान और न जाने क्या क्या, उसे अमेरिका का राष्ट्रपति या डर्टी कंट्री पे कह देता है तो हम उसे अपना दोस्त कैसे मान लेते? पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति थी कि सभी से एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस बना के रखो, एक सम्मानजनक दूरी, जिससे जहां जरूरत है वहां हम आपसे सही बात करेंगे और जहां आप हम पर दादागिरी करने की कोशिश करोगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नेहरू जी के समय में दूरी बना के रखी जाती थी, हम करीब आ जाते हैं। तो कैसे करीब आ जाते हैं? जबरन जाके गले पड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। किसी का हाथ पकड़ के चिपके रहते हैं, किसी के गले पड़ जाते हैं, किसी कुछ पड़ते हैं। तो इस तरह से किया और इसका नतीजा है कि आपकी डर्टीनेस अगले को पता चल गई, आपके जवान की कोई वैल्यू नहीं है यह भी पता चल गई, और यह भी पता चल गई कि आप झूठे हो। इस पर मैं आपको एक नरेंद्र मोदी का ही कहा गया वो सुनाऊंगा कि कैसे आज हम 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। अब आप समझिए, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी खुद जो सदन में बताते हैं, कहते हैं हम 4.3 ट्रिलियन हो गए, और यह भी एक झूठ के आंकड़े पर आधारित है। वास्तव में जो वैश्विक तरीका रहा है, जो पुराना जांच का तरीका रहा है, उसके मुताबिक 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2.5। लेकिन चलिए हम इनकी 4% वाली ही मान लेते हैं। तो जब 4% बता रहे हैं तो आप बोल रहे हैं सार्वजनिक मंच पे कि आप 8 ट्रिलियन हैं और 20 ट्रिलियन बनाने जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तो आपके डर्टी होने के कारण भारत को यह दाग सहना पड़ रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री है। दूसरी चीज बताऊं, रोज आप सुन रहे हैं कि इतने नक्सली मार दिया, इतना ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों किया जा रहा है वह भी देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जैसे ही गए छत्तीसगढ़, ये पेड़ हंसदेव जंगल काटा जाने लगा, क्योंकि ये जंगल यहां की जो खदान थी, जो राजस्थान सरकार को आवंटित थी, वो अडानी को दे दी गई, और अडानी के लिए देश के साथ ये किया जाता है।
झूठ इतना कि नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और आपने अभी देखा, खबर पढ़ी होगी कि सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद कर दिया, फेल हो गया, और साहब इस देश में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए। जो वो 14 बनाने की बात करते हैं, उनमें आप आकर के देख लीजिए, वो पहले से ज्यादा बदतर हालत में हो गए हैं। और यह स्थिति हो तब आप समझ लीजिए क्या है। तो जब यह स्थिति हो कि 86 में काम ही नहीं हो पाया है, तो साहब जुमला देखिए। दूसरा एक चीज दिखा देता हूं कि 2023 में नरेंद्र मोदी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। मोदी सरकार की एक और योजना पर ताला लग गया है। सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना को बंद कर दिया है। अब आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि महिलाओं के सम्मान और सबकी कहानी गढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि सारे रेपिस्ट, सारे यौन शोषक, सब जो है, जो निकल के आ रहे थे 2023 तक, वो आ रहे थे, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए थे। पूरे देश में जितने रेपिस्ट निकले, सबका कनेक्शन बीजेपी से निकला। जिनकी पीठ नरेंद्र मोदी थपथपाते रहे, वो रेप कर रहे थे। आपने बनारस में देख लिया कि वाराणसी में जो नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया का हेड था, वो और उसके साथियों ने कैसे आईआईटी बीएचयू की उस छात्रा के साथ गैंग रेप किया, और इस तरह की घटनाएं हुई। तब आपने कहा कि आप महिलाओं के सम्मान के लिए ये लेके आ रहे हैं और ये कर रहे हैं जिससे भ्रमित हो, और स्थिति है 2 साल नहीं चला पाए। नेहरू ने जो बनाया, वो चाहे 1948 में बनाया हो या चाहे उन्होंने अपने मरने के पहले तक बनाया हो, जो जो बनाया वो आज भी वैसे ही तने खड़े, लेकिन आप अपनी योजना नहीं चला पाते। इसी तरीके से गोल्ड लोन, गोल्ड योजना थी, गोल्ड सेविंग में इन्होंने जो किया था वह भी बंद हो गई। तो कौन सी योजना इनकी सफल हुई? जो जो इन्होंने किया सब बंद हो गया। इसलिए देश को उसने डर्टी कह दिया। तमाम वायदे दावे किए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, आज किसान कर्ज में मर रहा है, बुरी हालत है। इसका एक उदाहरण राजस्थान में देखने को मिलता है, जहां एक किसान कर्ज लेता है किसान योजना के तहत अपने ट्रैक्टर के लिए। उसके यहां बैंक वाले सिर्फ उसकी एक किस्त बकाया होती है, वसूली के लिए इतना परेशान करते हैं कि वो जहर खा देता है। अब आप बताइए, यह स्थिति इतना मजबूर कर देंगे, आदमी अपनी इज्जत के लिए परेशान है। और जिस गुजरात मॉडल की बात कहते थे, वह भी देख लीजिए। बच्चे, युवा गुजरात में नौकरी मांगने निकल रहे हैं, तो उनको पुलिस किस तरह से उठा के बंद कर रही है और वो कर रही है। तीसरी चीज भी देख लीजिए, देश को कैसे कर्ज में ढकेल दिया है। जो 20 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, यह स्थिति है कि भारत के ऊपर 61.33 लाख करोड़ जो है उसका विदेशी कर्ज हो गया। अब आप सोचिए, जो कहां था और कहां हो गया। 2014 में कहां था, नीचे देखिए, और 2024 तक का देख लीजिए। तो यह स्थिति है। तब आप समझ सकते हैं कि इस हालत में लाकर के खड़ा कर दिया है। किसानों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, सबके हक मारने का काम यह हो रहा है कि हालत यह है कि आज देश में कहीं समृद्धि नहीं। उदाहरण एक दे देता हूं, आईआईटीज में 100% प्लेसमेंट होता था। आज रिपोर्ट है कि आईआईटीज में
आधे आईआईटीज में तो प्लेसमेंट ही नहीं हो पा रहा, और आधे आईआईटी की स्थिति है कि वहां पर भी जो टॉप आईआईटीज हैं पुराने वाले, नेहरू वाले, तो उन आईआईटीज में स्थिति यह है कि वहां भी 10% से ज्यादा बेचारे लिए नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर्स गौमूत्र पर रिसर्च की बात कर रहे हैं, वो गोबर पर रिसर्च की बात कर रहे हैं। और साहब ये हालत में आ गया है कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर क्या कहता है वह भी आपको जानने की जरूरत है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो कहता है किसी से झगड़ा करके आओ, ये देखिए, किसी से झगड़ा हो तो मर्डर करके आओ, ये कुलपति बोल रहा है, जो शिक्षा का, जो शांति, प्यार, बढ़ने, आगे बढ़ने, अपराध न करने की बात करना चाहिए, वो इस तरह की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही? सरकार निरीह आदिवासियों की जमीन जंगल छीनने की सारा काम कर रही है। और याद करिए 2006 में कांग्रेस पार्टी उन आदिवासियों को बचाने के लिए कानून लेकर के आई थी, ऐतिहासिक कानून जिसके तहत बना अधिकार कानून था। 2008 में संघीय एनजीओज ने, कुछ अफसरों ने, रिटायर्ड, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि इस कानून को खत्म किया जाए। आदिवासी वहां रह रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है वनों पे। बहरहाल कांग्रेस अड़ी रही, उस सरकार में तो कुछ नहीं हुआ। जब सरकार बदली तो 15-16 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि ऐसे सभी मामलों को जोड़कर एक साथ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। फिर 13 फरवरी 2019 को आदेश किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आदिवासियों का कोई हक नहीं। कानून संसद से पास हुआ था, अब उन्होंने कहा कोई हक नहीं। उस समय मैंने लिखा था, मिस्टर सुप्रीम कोर्ट न्याय कीजिए, भगवान मत बनिए। और उसमें मैंने बुरी तरीके से लताड़ा था। उस एडिटोरियल में मेन स्ट्रीम में लिखने की हिम्मत नहीं थी किसी की, तब लिखा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार किया और अपने ही आदेश पर स्टे लगाया। यह हुआ। अब उस स्टे को हटवा करके पुनः पुराने आदेश को लागू कराने के लिए पूरी मुहिम छिड़ी हुई है। और उस मुहिम के तहत जिस तरीके से कर रहे हैं, तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत से वहां लड़ रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। सरकार वक्फ बिल लाने का काम कर रही है। क्या कहता है योगी आदित्यनाथ कि वो चूहे बिल भी लाते हैं। क्यों? बड़ी कोशिश हुई कि होली पे दंगा फसाद हो जाए, ईद पे हो जाए, और तमाम अवसरों पे उन्होंने मौका किया। लेकिन जितना समझदारी का परिचय मुस्लिम समाज ने दिया, उसके कारण इनकी सारी स्कीम फेल हो गई। और जब फेल हो गई तो इस तरह से करके कहते हैं कि 8 साल में दंगे नहीं हुए। तो साहब इन्हीं की सुन लीजिए। संभल में क्या हुआ था, जहां 5 लोगों को आपने गोली मारी, कहते हैं दंगे नहीं हुए। वहां जो आपका वो मिश्रा मारा गया था बहराइच में, वो क्या था, वो दंगे नहीं थे। कासगंज में दंगे नहीं थे। ये तो मैं चंद सी बात बता दिया। और तमाम सारी घटनाएं, बरेली हो और दूसरी जगह हो, दंगे फसाद और इन सबको लेकर के जब हमने इसकी समीक्षा की तो हमने पाया कि इनका दावा 100% झूठ है। और इसको लेकर के जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया उसको समझने की जरूरत है कि कितना सच है कि 2017 के बाद में दंगे नहीं हुए। तो इसमें पूरे दावे को तो फैक्ट चेक में आया कि यह दावा पूरी तरीके से फेक। तो अब आप समझिए गलत है दावा। और उसमें पूरे सांप्रदायिक दंगों का पूरा हिसाब दे दिया गया, यह भी देखिए। तो यानी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी दंगे की घटनाएं कम नहीं हुई। चूंकि मीडिया इन्होंने खरीद रखा है, वो आप सब जानते हैं। तो
वह मीडिया सच नहीं दिखाता है, इसलिए होता है। तो अब क्या करें? नरेंद्र मोदी गए थे नागपुर, क्या कहानी बताएं? तो साहब तुरंत आनन फानन में फैसला हो गया कि वक्फ बिल जो है कल पेश होगा। अभी उसकी प्रतियां भी, जो बिल पेश किया जाता है एजेंडे में पहले शामिल किया जाता है, उसकी सूचना दी जाती, प्रतियां दी जाती हैं कि अब क्या आपने अमेंड करके ओरिजिनल क्या रखा, जिससे सारे तैयारी करके हैं। लेकिन साहब वो नहीं दिया गया। बहरहाल कोई बात नहीं, आपने मनमानी कर ली। कांग्रेस पार्टी ने इमीडिएट अपने साथियों को, सबको व्हिप जारी कर दिया कि सारे लोग कांग्रेस पार्टी के वहां मौजूद रहेंगे, और उसके लिए उन्होंने कहा कहीं पर भी, यह कांग्रेस संसदीय दल का आर्डर है कि सभी लोग मौजूद रहेंगे और इस बिल का विरोध में जो भी शब्द है वो बोलने हैं वो बोलेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आप लोग जो उम्मीद लगाए होते हैं कि नीतीश कुमार ये करेंगे, जेडीयू वो क्या कहते हैं, टीडीपी का जो नेता है चंद्रबाबू नायडू ये करेगा, कोई कुछ नहीं, इन सब में दम नहीं है। ये सब सदैव से दोगले रहे। और ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही लिख दिया था। ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताब खरीद लीजिए साहब। ये 16 जून 1948 को उन्होंने लिख दिया था और लिखा था, जयप्रकाश नारायण के हाल के भाषणों ने मुझे शंका कुशंकाओं से भर दिया है। हैदराबाद के बारे में उनका भाषण विशेष रूप से दूषित और दुर्भाग्यपूर्ण था, दुष्टतापूर्ण था, जिसमें उन्होंने सारा दोष देशी राज्य मंत्रालय पर थोपने का प्रयत्न किया है। और यह दावा है कि यदि समाजवादियों को अपने ढंग से काम करने दिया गया होता समस्याएं ऐसे होती। और इस तरीके से करके उन्होंने लिखा कि यदि अपने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा न की होती और भावी नेता के रूप में उनका आह्वान न किया होता। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिख रहे हैं कि आपने जो सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करी और उनको साथ लेके चल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि ये लोग, और आप देखिए जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने जहर इस देश को दिया। उस जहर ने आपको बांट दिया जाति में, धर्म में। एक हिंदू बोला, दूसरा वो बोला, आपने नीतीश कुमार फंस गए, आप और लोगों में फंस गए, ऐसे ही टीडीपी के जो नेता थे उनमें आप फंसे, और इन सब ने आपको लूट लिया। तो यही मैं कहता हूं बार बार, पटेल बार बार यही कहते थे, कट्टरता से इनसे निपटिए। ये समाजवादी नहीं है, ये असल में संघी हैं, और उन्हीं के साथ ये दिखावे के लिए, फायदे के लिए दिखाते हैं अपनी तमाम छोटी जातियों के लाभ की बात और धर्म की बात। ये वास्तव में नफरत वाले लोग हैं। इससे आप खेल को समझ लीजिए, और आज भी समझने का वक्त है। अब भी नहीं समझ रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं, यदि आज आप यूनाइट हो जाएं तो हिम्मत नहीं है सरकार की। और इसका ये भी एक उदाहरण दे देता हूं। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी की सबसे जो खास उनकी लॉ सेक्रेटरी रही हैं, और उनका नाम है बेला एम त्रिवेदी, जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट। वो बहुत ज्यादा जिस तरीके से करती हैं, आज उनके साथ यह स्थिति हुई सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा, बदलना पड़ा। आप ताकत के साथ खड़े हो जाइए कांग्रेस के, आपको खुद दिखाइए, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब बने हुए हैं। जो कहते हैं ना कि ओढ़े हुए रंगे हुए सियार, बाकी रंगे हुए सियार। इसलिए ओरिजिनल को पहचानिए। वो सभ्य हैं, सरल हैं, त्याग करते हैं, बाकी सब सिर्फ लेने के लिए आए। इतिहास देख लिए, नेहरू के अलावा किसने इस देश को अरबों खरबों की संपत्तियां दी? किसी ने नहीं। आज जो ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, ट्रिलियन में नेहरू ने संपत्तियां दी हैं इस देश को, अपनी संपत्ति, किसी और की नहीं। मारुति जैसी कंपनी इंदिरा गांधी ने भारत को दे दी थी, समर्पित कर। अब आप सोचिए, और आप उन्हें दोषी बताते, और जो जिनके पास कुछ नहीं था, भिखारी आए थे, वो सब राजा बने बैठे।
बन चुके हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे दक्षिणपंथी भाजपाई संघी हो या कोई भी हो, फैसला आपका है। जय